जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। और भारत के प्राचीन इतिहास के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और इसमें आपके 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो आप देखिए, आज का जो क्वेश्चन का जो संग्रह है वो अन्य वीडियो की अपेक्षा कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं और ये कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी प्रदान करने का जो सर्वप्रथम विचार आया, ये किसके मस्तिष्क में आया? मतलब किसने ऐसा किया या किसने ऐसा सोचा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी जाए। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है शाह आलम, वारेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव, और इसके बाद है वेंसिटार्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, इस युद्ध से कुछ ऐसा मोड़ आया कि अंग्रेजों का थोड़ा सा वर्चस्व बढ़ गया। और इसके बाद जो 1764 में जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध, उसने तो पूरा पूरा अंग्रेजों को अधिकार ही दे दिया बंगाल पर। और इसी युद्ध के बाद 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई और उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जिनका नाम आप देख रहे हैं पहले ऑप्शन में, इन्होंने क्या किया, अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। और जिसके बदले में क्या किया, कंपनी ने सम्राट को क्या किया, 26 लाख रुपए देने का वायदा किया और निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी, ऐसा जो है वायदा किया। तो इस हिसाब से अब पूरी तरह से ये अंग्रेजों के आधिपत्य में हो गया, वो अपने मन का कर सकते थे। तो देखिए, ये जो बक्सर का युद्ध रहा, इससे भारतीय इतिहास में बहुत तगड़ा मोड़ आया, जिसकी वजह से हुआ क्या, अंग्रेजों का पूरे भारत पर लगभग आधिपत्य तय हो गया। तो चलिए हम देखते हैं अब अपने दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, मीर जाफर ने राज्यारोहण के बाद अंग्रेजों को प्रदान किया। देखिए, जब 1757 में जो युद्ध हुआ प्लासी का, अब उसमें सिराजुद्दौला जब हार गया, उसके पश्चात हुआ क्या, 23 जून 1757 को जो प्लासी की लड़ाई हुई या प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर जाफर ने क्या किया, अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। उसने बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां जो थी, उन सब को अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को दे दिया कि आपका आधिपत्य है इन सब पर। और तब भी यह निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज जो पदाधिकारी होंगे या उनके जो व्यापारी होंगे, उनके निजी व्यापार पर किसी प्रकार की कोई चुंगी नहीं देनी होगी। तो इस तरह से उनको पूरा पूरा सौंप दिया गया एक हिसाब से कमान वहां की, बंगाल की। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, मीर जाफर ने राज्यारोहण के बाद अंग्रेजों को क्या प्रदान किया, तो 24 परगने प्रदान किए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है 1765 से 1772। देखिए, ये सब एक दूसरे से लगे हुए क्वेश्चन हैं। 1765 में जब 64 में जब बक्सर का युद्ध हुआ और उसमें जो है अंग्रेज विजयी हुए, तो 1765 में क्या हुआ, 1765 में अभी देखना, आपने देखा कि इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई। अब इनका आधिपत्य लगभग पूरे भारत पर तो तय था ही। 1765 से 1772 के मध्य जो बंगाल पर इनका शासन रहा, इस शासन को या इस सरकार को डाकुओं की सरकार कहा गया या डाकुओं की सरकार की संज्ञा दी गई। किसके द्वारा दी गई? स्मिथ के द्वारा, के.एम. पन्नीकर के द्वारा, के दत्त, आर.सी. मजूमदार। तो देखिए, ये जो है ऑप्शन नंबर बी, पन्नीकर के द्वारा मीन्स के.एम.
पन्निकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो देखिए, चिश्ती संप्रदाय की अगर बात आती है तो भारत में अगर बात आती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये तो सही है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसके जो है मतलब देखिए, आईने अकबरी के अनुसार चिश्तिया शाखा की जो स्थापना हुई उसमें श्रेय जाता है खुरासान निवासी अबुल अब्दाल चिश्ती को। लेकिन भारत में इसकी जो स्थापना हुई, इसकी शाखा की मीन्स चिश्ती शाखा की जो स्थापना हुई वो ही ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन सही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत में इसकी स्थापना हुई चिश्ती संप्रदाय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेकिन ये आए कैसे, इनके बारे में भी आपने कई बार पढ़ा है, कई क्वेश्चनों में पूछा गया था। तो ये आए कैसे, ये जो है मोहम्मद गोरी जो था उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए जब उसकी सेना जब आ रही थी, उसी की सेना के साथ 1192 में उसकी सेना जब आक्रमण करने के लिए आ रही थी तो उसी के साथ ये भ्रमण करते करते यहां पहुंच गए, मीन्स भारत आ गए और यहां पर इन्होंने जो है चिश्तिया संप्रदाय की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हम्पी के विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो हम्पी ये जो है विजयनगर से संबंधित है और विजयनगर के जो सबसे श्रेष्ठ शासक हुए वो हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का नाम आते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए विजयनगर, और हम्पी का नाम भी आते ही आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए विजयनगर, क्योंकि विजयनगर के जो अवशेष प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए? हम्पी से। तो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। कृष्णदेव राय का जो समय था वो 1509 से 1529 के बीच का था और इस समय विजयनगर राज्य ऐश्वर्य और शक्ति के चरमोत्कर्ष पर था, मीन्स इस समय चरम उत्कर्ष पर था। और कृष्णदेव राय द्वारा क्या बनवाया गया? विट्ठल स्वामी का मंदिर और 1000 स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय ये नमूने माने गए हैं। तो 1000 स्तंभों वाला मंदिर या 1000 स्तंभों वाला महल भी कहा गया है, 1000 स्तंभ वाला, या फिर जो है आप जो है देख रहे हैं विट्ठल स्वामी का मंदिर। तो विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा 1000 स्तंभ वाला जो मंदिर बनवाया गया, ये दोनों किसके द्वारा बनवाया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, दो भाई हैं जो आपके सी और डी ऑप्शन में है, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन जोड़ा सही नहीं है? मतलब इसमें 4 जोड़े दिए गए हैं, 4 में से 3 सही हैं और कौन सा नहीं सही है आपको बताना है। तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही अब्बास सरवानी का ही है, बिल्कुल सही है, इनकी कृति है सरवानी की। और तुजुके बाबरी, ये भी बाबर की कृति है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा भी आप कह सकते हैं। मुंतखबुल तवारीख, ये है कादिर बदायूनी की, अब्दुल कादिर बदायूनी की। तो मुंतखब उल तवारीख ये अब्दुल कादिर बदायूनी की है। और हुमायूं ये आपका जो तुजुके जहांगीरी है, ये जो है जहांगीर के द्वारा 17 वर्ष तक उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सौंप दिया किसको? मुतमिद खां को। मतलब 17 वर्षों तक तो उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी और उसके बाद उनकी आत्मकथा आगे जिसने लिखने का काम किया वो है मुतमिद खां। तो जो इनायत खान है ये जो है राइट ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है खलीफा की सत्ता मानने से इनकार किसने कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र हैं और उनके उत्तराधिकारी। तो उसने क्या किया? खलीफा की सत्ता मानने से इनकार कर दिया और स्वयं को उसने खलीफा घोषित कर दिया। और उसने क्या किया उसके बाद? खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह मीन्स अल्लाह का प्रतिनिधि,
ये खिताब उसने स्वयं धारण किया। तो देखिए इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह आपका राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। हाँ चलिए तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी थे। इन्होंने खलीफा की सत्ता मानने से इनकार करके स्वयं को खलीफा घोषित किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हजार सीतून महल श्रीनगर में किसने बनवाया था? तो श्रीनगर का जो हजार सीतून महल है यह बनवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दाएं भाग का लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है कि दाएं भाग का लेखक कौन है। तो दाएं भाग का लेखक कौन है? जीमूत वाहन। ये बिल्कुल आप रट लीजिएगा और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दाएं भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन। अब देखिए हिंदू विधि शास्त्र की यह पुस्तक है, तो आप यह भी पूछा जा सकता है कि दाएं भाग की जो रचना है जीमूत वाहन ने बंगाल में की थी और ये जो है किससे संबंधित है? तो ये हिंदू विधि शास्त्र की पुस्तक है और इसका जो समय काल रहा है वो 1100 से लेकर 1150 के मध्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश काल में हुआ था? तो देखिए वजारत ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी और मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्रि परिषदों के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उनमें विजारत की संज्ञा दी गई थी। किंतु उन सम्राटों के समय विजारत का जो अर्थ था वो था कि एक ही मंत्री जो सम्राट का परामर्शदाता बन सकता था, मतलब सम्राट को जो परामर्श देने का कार्य करता था। आफीफ के अनुसार तुगलक काल में यह अपने चरमोत्कर्ष पर था, लेकिन अंतिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय जब अशांति फैल रही थी तो उस समय क्या हुआ? उस समय एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना हुई। तो देखिए इस समय जो है, और उसके बाद क्या हुआ? बलबन के समय में वजीर की शक्तियां बिल्कुल निम्नतम बिंदु तक पहुंच गई। तो यहां जो वजारत प्रथा का चरमोत्कर्ष दिल्ली सल्तनत के किस वंश काल में हुआ था? यह है आपका तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दीवाने मुस्तकराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में आपको ये आप देखेंगे पुराने पेपर उठा के किसी भी परीक्षा के, तो इनमें से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। दीवाने मुस्तकराज किससे संबंधित है? जब मुस्तकराज दिमाग में आए तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भू राजस्व विभाग। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, मुस्तकराज आते ही भू राजस्व विभाग। ऐसे इस प्रकार से इसको दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा, यह भू राजस्व से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सर्वशक्तिमान अल्लाह जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं लेता, खुदा का बंदा होने के नाते मैं अपने वृद्ध सैनिकों को कैसे पदच्युत कर सकता हूं? कर होना चाहिए, कहा है यहां पर, तो कर सकता हूं। किसने कहा था ये? तो भाई ये तो बहुत ही अच्छा नेक इंसान था जिसने ऐसी बात कही, और ऐसा कहने वाला था फिरोज शाह तुगलक, जिसने क्या किया? 24 कहीं कहीं 23 कर हटाने की बात कही गई है। इसने अपने शासनकाल में करों को हटा दिया और जो 4 कर थे मुख्य रूप से शरीयत के अनुसार, उन्हीं 4 करों को ही इसने जारी रखा। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। सर्वशक्तिमान अल्लाह, देखिए ये कह रहे हैं कि जब भगवान जो है अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था के कारण वापस नहीं ले लेता है, अर्थात उन्हें कुछ ना कुछ मदद उनकी करता रहता है, तो खुदा का बंदा मैं भी हूं, तो मैं कैसे ऐसे वृद्ध सैनिकों को पदच्युत कर सकता हूं, अपने पद से इनको हटा सकता हूं, अर्थात इनको मैं रखूंगा और इनकी सेवा मुझे करनी चाहिए। ये उसके नेक
दिली की बात समझी जा सकती है। तो फिरोज शाह तुगलक की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उपरोक्त प्रश्न का कथन किस पुस्तक से लिया गया है? मतलब जो अभी हमने चर्चा की फिरोज तुगलक के बारे में, तो ये कहां से लिया गया है? तवारीखे फिरोज शाही से, या बाबरनामा से, मुंतखबुल तवारीख से, या हुमायूंनामा से? तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है। फिरोज शाह से ये संबंधित है, तो फिर फिरोज तवारीखे फिरोज शाही से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त पुस्तक का लेखक कौन था? देखिए ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है कि उपरोक्त तवारीखे फिरोज शाही का लेखक कौन है? तो कौन है? जियाउद्दीन बरनी। आप ध्यान देंगे, ये जो है तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहादारी, ये दो चीजें आप याद रखेंगे, फतवाए जहादारी और तारीख फिरोज शाही, इन दोनों के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तो आप ध्यान देंगे जियाउद्दीन बरनी के बारे में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत के अनेक युद्ध हुए, पानीपत में अनेक युद्ध हुए, और यह कहां है, किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है। तो पानीपत कहां है? पानीपत सोनीपत ये कहां है? आपके हरियाणा में। पानीपत किस राज्य का स्थल है? हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एतमाउद्दौला का मकबरा कहां है? आपको बताना कि एतमाउद्दौला का मकबरा कहां है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो है आगरा में, और एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना के बाएं किनारे पर स्थित है, और ये जहांगीर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण इमारत है। इस मकबरे का निर्माण जो है लगभग 1622 ईस्वी में, 1622 के पश्चात किसने करवाया? नूरजहां ने करवाया था। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है मुगल काल की, ये जो है पूर्ण संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत है, मतलब पूरा ये संगमरमर से ही बना हुआ है। और इसी इमारत में सबसे पहले पिटरा ड्यूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा पुस्तक में, पिटरा ड्यूरा नामक जड़ाऊ काम किया गया पत्थरों का। और इसमें जो है नूरजहां के माता पिता आपके असमत बेगम और गियास बेग, इनकी कब्रें भी इसी में हैं। और देखिए असमत बेगम का अगर नाम याद आता है तो असमत बेगम किसके लिए याद की जाती हैं? असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की प्रक्रिया को खोजा था, जिसका श्रेय नूरजहां को भी जाता है। परीक्षा में अक्सर जब पूछा जाता है तो गुलाब से इत्र निकालने की खोज किसने की, तो नूरजहां भी ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन नूरजहां ने किससे सीखा? अपनी मां से, असमत बेगम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन पर हमने टिक नहीं किया अभी, तो ऑप्शन नंबर सी आगरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एतमाउद्दौला का मकबरा कहां है? आगरा में, यमुना नदी के बाएं किनारे पर। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके मकबरे के मध्य का गुंबद नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो ये है अकबर के मकबरे की बात। अकबर के मकबरे की जो खासियत है वो ये है कि इसका जो मकबरा जो बना है उसमें गुंबद नहीं है, मध्य का गुंबद नहीं है। तो आगरा से ये लगभग 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है, और परीक्षा में पूछा जाता है कि अकबर का मकबरा कहां स्थित है, तो सिकंदरा में, ये भी आप याद रखिएगा। और इस मकबरे की जो बनावट है वो बौद्ध विहारों की वास्तुकला से प्रेरित है, मीन्स बौद्ध विहार जैसे बने हुए हैं उसी प्रकार से इसका भी निर्माण किया गया है। और इसके निर्माण में 1605 तथा 1613 के बीच का समय काल माना जाता है। इसी समय इसका निर्माण हुआ। उसमें 5 चबूतरे बने हैं जो सफेद संगमरमर के हैं, और सबसे ऊपरी महल तक एक गुंबदाकार छत है, लेकिन
उसके ऊपर और बढ़ने पर आगे क्या है, उसके ऊपर आगे घटता हुआ तो जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ऊपर गुंबद बनाना था लेकिन उसका निर्माण नहीं कराया जा सका, शायद ऐसा विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मकबरे के मध्य का जो गुंबद नहीं है वो किसके, अकबर का मकबरा, और अकबर का मकबरा कहां है, सिकंदरा में है। तो ये आप दोनों बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सिख नेता बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया? तो ये देखिए, पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि बंदा बहादुर जो थे वो क्या थे, एक सिख नेता थे, और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो मतलब उस सिखों का जो नेता बना वो कौन बना, बंदा बहादुर, जो आप नाम यहां देख रहे हैं। लेकिन फर्रुख सियर जो था, इसके शासनकाल में मुगलों की सिखों पर विजय की धुंधुवी बजती रही, अर्थात इसने जो है विजय प्राप्त की सिखों पर, और गुरदासपुर के स्थान पर उसका नेता जो बंदा बहादुर था उसको इन्होंने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, और दिल्ली में 19 जून 1716 को उसका वध कर दिया। तो देखिए, बंदा बहादुर किसके शासनकाल में बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और उसका वध किया गया? तो ये फर्रुख सियर, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, 1526 में हुई, तो आप भी जानते हैं सही है। शेरशाह की मृत्यु 1545 में, अकबर का जन्म 1542 में, दीन इलाही की जो स्थापना हुई वो हुई 1582 में। तो देखिए, लास्ट ऑप्शन मींस ऑप्शन नंबर डी, ये जोड़ा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत हम देखते हैं हमें बताना है कौन सा जोड़ा सही है। इसका मतलब इसमें एक ही जोड़ा सही है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सा जोड़ा सही है? सासाराम, हुमायूं का मकबरा, हाजी बेगम, शेरशाह का मकबरा, और ताजमहल, जहांगीर का मकबरा, और बाबर पानीपत संभल की मस्जिद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, राइट ऑप्शन है, और ये सही जोड़ा है, अन्य सभी गलत हैं। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त सेना में कौन शामिल था? बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में, उसमें कौन कौन शामिल थे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए? शाह आलम का साथ जिन्होंने दिया, कौन कौन थे? शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये तीन मींस ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ये तीनों की सेना जो है मिलकर अंग्रेजों से लड़ी, लेकिन फिर भी ये बुरी तरह से हार गए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये युद्ध जो हुआ कब हुआ, 1764 में, और इसमें जो है क्या हुआ, भारतीय सेना की जो संयुक्त सेना थी इनकी पराजय हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब लॉर्ड डलहौजी जो था वो अगर भारत में रेलवे लाइन को बहुत तेजी से बिछाना चाहता था तो उसका क्या कारण था, क्यों ऐसा वो करना चाह रहा था? व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या देश की बाकी सुविधाओं का विकास करना उसका उद्देश्य था, या खानों को बंदरगाहों से जोड़ना जनहित के कार्य? तो ऑप्शन नंबर सी, देखिए इन्होंने जो भी काम किया अपने हित में किया है। तो अपने हित का मतलब इन्होंने सोचा कि यदि खान को बंदरगाह से जोड़ दिया जाए तो खान से डायरेक्ट माल जो है बंदरगाह पर चला आएगा, और बंदरगाह से क्या होगा, बंदरगाह से जहाजों के द्वारा पानी के रास्ते मींस जहाजों से एक देश से दूसरे देश को आसानी से माल पहुंच सकता है। तो जो यहां से वो दोहन कर रहे थे उनको ले जाने के लिए, सुविधा के लिए, ये बंदरगाह से खानों तक जोड़ने के लिए क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन को डालने का उद्देश्य इनका मुख्य यही था। रेलवे लाइन को ये
तेजी से बढ़ा रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। तो रहमत अली चौधरी का नाम आपको याद आ जाना चाहिए तुरंत। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो कौन है? रहमत अली चौधरी। और चौधरी रहमत अली जो थे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे। इन्होंने क्या किया, 1933 में पाकिस्तान शब्द को गढ़ा, मतलब पाकिस्तान शब्द का इन्होंने निर्माण किया 1933 में। और उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो पार्लियामेंट के सदस्य थे उनके समक्ष व्याख्या करते हुए इस संदर्भ में क्या किया, इन्होंने पुस्तिका बांटी थी। मतलब रहमत अली चौधरी या चौधरी रहमत अली की ही देन है पाकिस्तान शब्द का। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ट्रेड यूनियन मींस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना जो हुई वो 1920 में हुई और इसमें 160 ट्रेड यूनियनों की सहानुभूति और मेल हुई। मतलब इतने इसमें शामिल थे 160 ट्रेड यूनियन। और इसका जो आरंभिक अधिवेशन हुआ वो 1920 में हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और ये कहां हुआ? बंबई में। बंबई में कब हुआ? 1920। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है 1840 में हुए कूका आंदोलन का नेता कौन था? तो 1840 में हुए कूका आंदोलन का नेता जो था वो भगत जवाहर मल। ऑप्शन नंबर डी भगत जवाहर मल, याद रखिएगा कौन है? भगत जवाहर मल। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमेशा की तरह एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका कोई नंबर नहीं है, तो ये आपके लिए है। सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया? निजामों ने, सिंधिया ने, अवध ने या तंजौर ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है। सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकारा या किसने अपनाया? आपको बताना ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से एक ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम देखते हैं। अपने हर वीडियो की तरह मैंने इसमें भी 25 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या हमारे जो क्वेश्चन है इनका संग्रह अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी लाभ इसका मिल सके, चाहे वो पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या टीजीटी की या यूपी पीसीएस की या अन्य कोई भी परीक्षा दे रहे हो जिसमें इतिहास की जरूरत है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अवश्य एक बार देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।